ओके, सो दो फाइलें बना ली, डॉट ई एन बी एंड डॉट इग्नोर इन बैक। गिट इग्नोर में मैं बता रहा हूँ क्या क्या इग्नोर करना है। दो चीज़ें इग्नोर करनी है। इस फाइल का और कोई काम नहीं है, इसको बंद कर देते हैं। ई एन वी फिलहाल के लिए ब्लैंक, अभी थोड़ी देर में उसमें कुछ करेंगे। सो दिस इज बैक। फ्रंट मैं नहीं बनाऊंगा, फ्रंट तो वो रिएक्ट से बन ही जाता है, आपको पता है कमांड वही है, npm create beat at latest। हाँ, मैं फोल्डर नेम भी यहीं से दे रहा हूँ, डैश डैश टेम्पलेट करके फोल्डर नेम मैंने बता दिया, फ्रंट नाम से फोल्डर बनेगा, रिएक्ट उसमें इंस्टॉल हो। और चाय मैं भी पीऊंगा, अनंत। हाँ, ये तो पता ही है आपको क्या कर रहे हैं अपन। प्लीज टॉपिक बता दीजिए सेशन का, राहुल। टॉपिक है सेशन का, हाउ कैन वी डिप्लॉय अ फुल स्टैक ऐप ऑन द इंटरनेट। सो उसके लिए फुल स्टैक ऐप पहले मैं बना रहा हूँ। ओके, सो ये हो गई ऑलमोस्ट। सो फ्रंट में आप देख रहे हैं रिएक्ट आ गई है, गिट इग्नोर इसमें ऑलरेडी आती है, अपने को कुछ करना नहीं है। फ्रंट में एक एक्सियोस इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं, और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। सो npm i एक्सियोस डन। फ्रंट चालू भी कर लेते हैं, npm रन dev। दो टर्मिनल खोलूंगा मैं अब, फ्रंट का तो खुला हुआ ही है, एक बैक का। सिंपली यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करके आप इस तरह से दो टर्मिनल खोल सकते हैं, इनको नेम भी दे सकते हैं। मैंने इसको नाम दे दिया फ्रंट, इसको नाम दे दिया बैक। आप आइकन भी चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, वो फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये था रिएक्ट का यानी फ्रंट एंड का। इसमें बैक एंड चलाएंगे, सो सी डी बैक। ठीक है, अभी तो कुछ है नहीं इसके अंदर। अ, बड़ी ही सिंपल सी ऐप बना रहा हूँ मैं फ्रंट एंड में। एक, बस एक बेसिक फॉर्म बना देते हैं और कुछ नहीं। क्योंकि मुद्दा ऐप बनाना नहीं है, मुद्दा डिप्लॉयमेंट है। राइट, एक स्टेट वेरिएबल। अब स्टेट वेरिएबल क्या है वो सब तो आपको पता ही है। ये हो गया। सो नेम में नेम, ऑन चेंज में एक फंक्शन बना देंगे, हैंडल चेंज। कॉपी पेस्ट तो आता ही है बचपन से। नेम में हो जाएगा ईमेल, ऑन चेंज में हैंडल चेंज ही रहेगा। जादू से तो कुछ आता नहीं है। हैंडल चेंज, ये भी अपन ने सब किया हुआ है। नेम एंड वैल्यू, it will be coming from e dot target, and then we will call the set form function. Previous value, we will replace that with an object। पहले फॉर्म की वैल्यूज को हमने स्प्रेड किया और फिर हमने कहा नेम पे नेम की वैल्यू, ईमेल पे ईमेल की वैल्यू डाल दीजिए। ये तो याद है ना भाई। यस सर। यस सर। फैंटास्टिक, जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। सर फॉर्म फॉर्म में जब इनपुट नहीं डाला आपने। सॉरी, इनपुट, वैल्यू वैल्यू नहीं हाँ डाली। हाँ, वैल्यू 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 डाल देते हैं, थैंक यू। वैल्यू में आ जाएगा फॉर्म डॉट नेम इधर, फॉर्म डॉट ईमेल इधर। सबमिट करने पे एक फंक्शन चल जाएगा जिसको कह देते हैं हैंडल सबमिट। फिलहाल मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं बस, स्ट्रक्चर बना के छोड़ रहा हूं एक बार। सबमिट। हाँ, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट तो जरूरी है ही, वरना पेज ही रिफ्रेश हो जाएगा, तो चलो वो करके एक बार छोड़ के। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है, सब सही है। हाँ, फ्रंट में दो फाइलें क्रिएट कर रहा हूं, ये आप भी हमेशा करिएगा। एक तो एसआरसी के अंदर मैंने एक एक्सियोस के लिए एक्सियोस कॉन्फ़िग बना ली।
ये अपन ने बनाई थी शायद। Yes, sir. तो हाँ। यहाँ एक्सियोस इंपोर्ट किया, तो आपको पता ही है मैं क्या कर रहा हूँ फिर। हमने कहा एक वेरिएबल ले लीजिए इंस्टेंस एक्सियोस डॉट क्रिएट। बताओ यहाँ क्या आता है। बेस यूआरएल। क्या Yes, बात sir. है। URL. फिलहाल मेरा जो ये बेस यूआरएल बैकएंड का यूआरएल होगा। मैं जो बैकएंड बनाऊंगा वो रहेगा लोकल होस्ट 8080 पे। ऑफ कोर्स 8080 की जगह आप जो पोर्ट नंबर लेना चाहें ले लें। फिलहाल मेरा मेरा बैकएंड यहाँ रहेगा, और इसको मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर दिया। ठीक है। क्यों बनाया मैंने एक्सियोस कॉन्फ़िग और क्यों उसमें ये लिखा, क्योंकि ये जो डेटा है सबमिट करने के बाद बैकएंड पे भेजना है मुझे। फर्दर मैं इसको उसकी प्रोसेसिंग कर सकता हूँ या डेटाबेस में डाल सकता हूँ, जो भी। उसके लिए पहले डेटा भेजना तो पड़ेगा यहाँ से। वो भेजने के लिए ही थोड़ा सा ट्राई कैच, कोई एरर आएगा तो पहले उसको हैंडल कर लेते हैं। सिंपली कंसोल लॉग एरर। चूंकि इंस्टेंस बना के एक्सपोर्ट भी कर लिया है, इंस्टेंस आ गया इंस्टेंस डॉट पोस्ट http लोकल होस्ट 8080 / अब ये एंड पॉइंट बोलते हैं, और अपने हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया API डेटा सेव। कुछ भी लिख जरूर सकते हैं, बट बताओ, आप पढ़ते ही समझ में आना चाहिए कि ये एंड पॉइंट करता क्या है। सो लोकल होस्ट 8080 API डेटा सेव एक API एंड पॉइंट है जो कि डेटा को सेव करता है। नाम से काम समझ में आना चाहिए हमेशा। ये हो गया कहाँ जाएंगे और फिर क्या डेटा लेके जाएंगे। तो मैंने कहा फॉर्म जो डेटा है वो लेके जाएंगे। वेट किया, इसका जो भी आया उसको रिस्पॉन्स में डाल दिया। अवेट लगाया है तो एसिंक भी लगाना पड़ेगा। यहाँ तक कोई डाउट? Yes, sir. फैंटास्टिक। नो सर। नो सर। तो अब हमने कहा है एक बैकएंड होगा लोकल होस्ट 8080 पे, उसमें एक एंड पॉइंट भी होगा API डेटा सेव। फिलहाल तो कुछ है नहीं। ओ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ, एक्सियोस कॉन्फ़िग में वापस आता हूँ। ये एंड पॉइंट मैं यहाँ नहीं डाल रहा हूँ। लोकल होस्ट पे कोई तकलीफ नहीं थी। लोकल होस्ट पे तो मक्खन की तरह चलेगा। जो आपका टारगेट है कि डिप्लॉयमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, वहाँ पे दिक्कत आएगी। अब इसीलिए मैंने ये एंड पॉइंट यहाँ से हटा दिया। यहाँ पे एक एनवायरनमेंट वेरिएबल डाल दिया, उसकी वैल्यू वही है लोकल होस्ट 8080, बस वो डायरेक्टली यहाँ नहीं लिखा है। आएगा कहाँ से ये? ENV से आएगा। ENV बनाओ फ्रंट में। ENV सोर्स के अंदर नहीं बनती, बाहर बनती है। ये बात हमेशा याद रखना। रीट अंडरस्कोर बैक एंड अंडरस्कोर URL वैल्यू वही है http:// लोकल होस्ट 8080। तो कॉन्फ़िग में लोकल होस्ट 8080 डायरेक्टली ना लिख के मैंने कहा जो एनवायरनमेंट वेरिएबल से आएगा वो। अगेन ये काम डिप्लॉयमेंट के हिसाब से किया है मैंने। यहाँ पे डायरेक्ट जो URL लिखा था लोकल होस्ट पे तो मक्खन की तरह चलता, कोई दिक्कत नहीं थी। तो डिप्लॉयमेंट में इसमें क्या डिफरेंस आएगा? तो डिप्लॉय करते समय बताऊंगा ना। ओ, चलिए, फ्रंट एंड पे मुझे जितना करना था वो हो गया। एक बार देख भी लेता हूँ फ्रंट एंड दिखता कैसा है। ब्राउजर शेयर्ड नहीं हो तो बता देना। दिख रहा है sir. हम्म, बस फिलहाल तो यही है। वेरी गुड। चलिए, हमने कहा है डेटा सेव होगा तो बैकएंड पे जाएगा। बैकएंड होगा तभी तो जाएगा। बैक में चलते हैं। ENV तो बना दी। अच्छा, पैकेज जेसन तो है ही नहीं। क्या कमांड बताई गई है भाई नोड स्टार्ट करने के लिए? npm npm init init यस। कुछ सवाल आते हैं, उन -y। सवालों को डायरेक्टली बाईपास करने के लिए -y -y. पैकेज जेसन बन जाएगी बैक में। यस। आपको बताया गया होगा 2 तरीके से आप कोड लिख सकते हैं, कॉमन JS और ES6। Audio.
हम यूज़ करते हैं हमेशा ES6। मैंने ज्योतिर्मय को भी कहा था आज ग्रुप में, रिक्वायर नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। याद है ज्योतिर्मय? यस जो डिफॉल्ट ESL तरीका मॉड्यूल। होता है वो कॉमन मॉड्यूल, कॉमन JS वाला होता है, वो है ये। क्योंकि रिएक्ट से भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पढ़ते आए हो, तो वही तरीके को यूज करो। तो उसके लिए आपको पैकेज जेसन में लिखना पड़ता है कि टाइप इज मॉड्यूल। सो टाइप मॉड्यूल लिख दिया। नाउ आई कैन यूज इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन बैकएंड एज वेल। फाइल बना लेते हैं index.js। अच्छा, index.js ही क्यों? सर क्योंकि एक्सक्यूज मी सर, बैकएंड में काम करने के लिए हमें पैकेट डॉट जेसन फाइल बनाना कंपलसरी है ना? यस, उसके बिना इस बैकएंड को नोड का बैकएंड नहीं समझा जाएगा। यस, कंपलसरी है। मैंने एक फाइल बनाई, उसका नाम दिया index.js। index.js ही क्यों? क्योंकि पैकेज जेसन में मेन का नाम index.js लिखा हुआ था, मैंने चेंज भी नहीं किया। अगर यहाँ app.js होता तो मैं फाइल app.js से बनाता। आज जो आप नोड देख रहे हैं वो है स्टेबल वर्जन है 23। नोड 16-18 तक app.js चलता था, अब index.js चलता है। नाम में कुछ रखा नहीं है, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। चूंकि एक्सप्रेस आप लोगों ने पढ़ लिया है, मैं भी सर्वर जो बनाऊंगा वो एक्सप्रेस से ही बनाऊंगा। ओके, कुछ और लोग जुड़े हैं। वेल, फैंटास्टिक। हेलो राज, नंदिनी, हेलो राहुल। ओके, एक्सप्रेस सर मैं तो इंस्टॉल स्टार्टिंग से जुड़ गया हूँ। ओके ओके ओके। एक्सप्रेस इंस्टॉल करना पड़ता है, npm i express। फ्रंट एंड और बैक एंड रिएक्ट जो कि लोकल होस्ट 5173 पे चल रही है, बैक एंड जो कि 8080 पे चलाऊंगा। दो अलग पोर्ट, ब्राउजर के लिए दो अलग साइट्स, उनको मैनेज मर्ज करने के लिए कोर्स की जरूरत होगी। कोर्स बताया गया आप लोगों को? नहीं सर। यस बूस्टर में बताया गया है। गया है सर बूस्टर में। चलो मैं आइडिया दे देता हूँ एक बेसिक। देखो क्या है, अब मैं जो डेटा मेरा लोकल होस्ट 5173 पे चल रहा है, उस डेटा को 8080 पे भेजूंगा, और फिर 8080 से कोई डेटा या रिस्पॉन्स 5173 पे भेजूंगा। ब्राउजर क्रॉस साइट का मतलब है एक सर्वर से दूसरा सर्वर। लोकल होस्ट 5173 और लोकल होस्ट 8080 ब्राउजर के लिए अलग सर्वर्स हैं। तो बाय डिफॉल्ट क्रॉस सर्वर डेटा ट्रांसफर नहीं होता है, तो हमें लेकिन क्रॉस सर्वर डेटा ट्रांसफर कराना है 5173 से 8080 एंड वाइस वर्सा। तो वो उसके लिए हमें ब्राउजर को कॉर्स अलाउ कराना होता है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, इट इज कॉर्स। थोड़ा स्क्रीन जूम कर दो ना। हाँ जी। तो वो कॉर्स अनेबल करने के लिए बैकएंड में हम एक सिंपल सा पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं जिसका नाम भी है कॉर्स। एक्सप्रेस तो हम सर्वर जिसके थ्रू खड़ा करेंगे वो है एक्सप्रेस। कॉर्स, चूंकि बैकएंड में भी मैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स बनाऊंगा, बैकएंड किस तरह एनवायरनमेंट वेरिएबल को पढ़ पाए उसके लिए एक पैकेज इंस्टॉल किया .env। 3 पैकेज इंस्टॉल कर रहा हूँ। एक्सप्रेस जिससे सर्वर बनेगा, कॉर्स जो कि क्रॉस ओरिजिन डेटा ट्रांसफर अलाउ करेगा .env which will allow us to read environment variables। चलिए फटाफट हो गया ये भी। नोड मॉड्यूल बन जाएगा। एंड इफ यू रिमेंबर गिट इग्नोर में ऑलरेडी मैंने कह दिया है नोड मॉड्यूल गिट पे नहीं जाएगा। नोड index.js से आपका चल जाएगा। आई होप नोडमॉन आपको बताया गया होगा, मैं नोडमॉन से चलाता हूँ। अब मुझे बार बार सर्वर को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फैंटास्टिक, सर्वर स्टार्टेड, वेरी। import express from express and not require। import course .env का import ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा अलग है। .env/config एक्सप्रेस इंपोर्ट तो कर लिया। एक्सप्रेस फंक्शन को एक छोटा नाम दे दिया ऐप। नाम कुछ भी दिया जा सकता है, बस प्रथा चली आ रही है ऐप नाम देने की, बाकी नाम कुछ भी दिया जा सकता है। चूंकि मुझे पता है डेटा क्रॉस सर्वर से आएगा, यानी लोकल होस्ट 5173 से आएगा, बैकएंड अलग पे है, तो पहले ही मैंने कह दिया मेरा एक्सप्रेस सर्वर यानी कि ऐप शुड यूज कॉर्स। कॉर्स के अंदर ऑप्शन आपको दिख रहा है, आर्ग्यूमेंट के तौर पे दिया जाता है। हाँ, मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया कॉर्स ऑप्शंस। जादू से कुछ नहीं आता है, बनाना पड़ता है।
कोर्स ऑप्शंस में क्या रहेगा, इट विल बी एन ऑब्जेक्ट। दो चीजें बता रहा हूं मैं इसको। ओरिजिन, फ्रंट एंड का ओरिजिन की डेटा कहाँ से आ रहा है, अब आपको पता है वो अभी आ रहा है लोकल होस्ट 5173 से। अगेन जैसे बैक फ्रंट एंड में मैंने यूआरएल डायरेक्टली नहीं लिखा था, ईएनवी में लिखा था, सेम चीज यूआरएल यहां नहीं लिखूंगा। बैक एंड पे भी ईएनवी बना रखी थी, उसमें जाऊंगा, वहां मैंने फ्रंट एंड बैक एंड यूआरएल नाम दिया था, यहाँ फ्रंट एंड यूआरएल नाम दे दूंगा और वो यहाँ लिख दूंगा। बस ईएनवी में अभी और कुछ नहीं, बंद किया इसको। यहाँ पे एनवायरमेंट वेरिएबल्स आप इस तरीके से हैंडल करते हैं, प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट नाम जो कि था फ्रंट एंड यूआरएल। प्रोसेस नोड में एक एवर रनिंग प्रोसेस है, काइंड ऑफ द इवेंट लूप इन जावास्क्रिप्ट। हमेशा चलता हुआ प्रोसेस है जो कि चेक करता है कोई टास्क है क्या एग्जीक्यूट करने को। उस प्रोसेस में एक की होती है env। उस env पे क्या पड़ा होता है, सारे एनवायरमेंट वेरिएबल्स। प्रोसेस डॉट env रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ऑल दी यूजर्स एनवायरमेंट वेरिएबल्स। बहुत सारे बिल्ट इन एनवायरमेंट वेरिएबल भी होते हैं जैसे कि आपको दिख रहे हैं, और मैंने भी बनाया एक। तो खैर मैंने निकाला फ्रंट एंड यूआरएल। और एक दूसरी चीज, पता नहीं आपको बताई गई है अभी कि नहीं, नहीं तो अगली क्लास में बता दी जाएगी। मेथड्स। मेथड्स में मैं क्या दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं गेट, पोस्ट, पुट। क्या इनके बारे में जानकारी है? बोला है सर, गेट और पोस्ट बोला है, बाकी बाद में बोले करके बोले। चलो ठीक है। बेसिकली मैंने ये कहा है, मैंने मेरे एक्सप्रेस सर्वर को कहा है कि इस यूआरएल से अगर डेटा आ रहा हो तो उसे अलाउ करना है, और अगर वो जो डेटा आ रहा है वो इनमें से किसी एक मेथड के थ्रू आ रहा है तो उसे अलाउ करना है। गेट और पोस्ट आपको पता है, डेटा जब आपको लेना हो, डेटा जब देना हो, पूरा डेटा अपडेट करना हो या पार्शियल डेटा अपडेट करना हो, पुट एंड पैच। डिलीट तो आप नाम से समझ ही रहे हैं, डेटा डिलीट करने के लिए। सर और भी होते पार्शियल हैं, डेटा मीन्स? आ जाएगा सर, समझा देंगे, डोंट वरी। और भी होते हैं ऑप्शंस और हेड, हालांकि वो आपके लिए अभी जरूरी बिल्कुल नहीं। चलो बता देता हूँ। मान लो आपका बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, मान लो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा आपने, कोई नाम, फादर्स नेम, ईमेल आईडी, मदर्स नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ भरा। अब आपको 10 फील्ड में से सिर्फ एक फील्ड एडिट करना है। मान लो डेट ऑफ बर्थ में ईयर गलत डाल दिया आपने, ठीक है, 2000 की जगह 2001 डाल दिया। पार्शियल अपडेट होता है कि बाकी डेटा को एज इट इज रखते हुए आपने सिर्फ जो चेंज करना है फ्रंट एंड से वही डेटा भेजा, दैट इज पार्शियल अपडेशन। चेंज भले ही डेट ऑफ बर्थ ही करनी थी, लेकिन आपने पूरा डेटा भेजा, बाकी का सारा डेटा सेम है, जो डेट ऑफ बर्थ में चेंज करना है वो चेंज्ड वैल्यू भेजी, दैट इज पुट। कुछ आया समझ में? यस सर। ठीक है, डिटेल में इस पे और आई थिंक सर बताएंगे आपको। तो मैंने कहा है अगर फ्रंट एंड ये है, मेथड ये है, तो डेटा को आने दो। एक और मिडिलवेयर मैं यूज कर रहा हूं, एक्सप्रेस डॉट जेसन। मैंने ज्योतिर्मय को ग्रुप में लिखा था कि बॉडी पार्सर यूज किया हुआ उसने। बॉडी पार्सर पहले चलता था बहुत साल पहले, अब नहीं चलता। एक्सप्रेस डॉट जेसन कर क्या रहा है ये, जितना भी इनकमिंग रिक्वेस्ट आएगी, जितनी भी डेटा आएगा फ्रंट एंड से, उसका फॉर्मेट जेसन होना चाहिए। जो भी रिस्पॉन्स इस सर्वर से बाहर जाएगा उसका फॉर्मेट भी जेसन होना चाहिए। एक्सप्रेस जेसन ये चीज आपको बता रहा है। रिटर्न्स मिडिलवेयर दैट ओनली पार्सेस जेसन at only request, only looks at request where the content type matches the type option। आम भाषा में इनकमिंग आउटगोइंग जेसन में ही होगी, कोई और फॉर्मेट हुआ तो नहीं चलेगा। अच्छा मैंने ये तो बता दिया कि मेरा सर्वर के रूल्स ये होंगे, के रूल्स ये होंगे। सर्वर एक्चुअली खड़ा कहाँ है, कौन से पोर्ट पे है, वो तो बताऊं। HTTP आपने देखा होगा, HTTP में लिसन होता था, एक्सप्रेस में भी लिसन होता है। दो आर्ग्यूमेंट लेगा ये, पोर्ट और कॉल बैक। अच्छा पोर्ट कहाँ से आएगा? मैंने चूंकि फ्रंट एंड पे ऑलरेडी कह दिया है 80 80, तो पोर्ट देता हूँ यहाँ 80 80।
सर हम यहाँ पे हार्ड कोडेड भी तो कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते थे, कोई इश्यू नहीं। आगे चल के तो आप देखेंगे कि पोर्ट भी हम ENV में डाल देते हैं। आगे चल के तो आप देखेंगे कि जैसे मैंने प्रोसेस फ्रंट एंड URL यहाँ पे ये डाला है, ऐसे ही सॉरी ऐसे ही पोर्ट भी आप ENV में डाल देते हैं। चलो मैं भी डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा सर्वर स्टार्ट है, सर्वर इनकमिंग रिक्वेस्ट के लिए वेट कर रहा है। अब मैं अपने API फंक्शंस लिखने जा रहा हूँ कि जब कोई इनकमिंग रिक्वेस्ट आएगी, अगर एक पोस्ट रिक्वेस्ट आई, इसलिए ऐप डॉट पोस्ट, गेट रिक्वेस्ट आती तो ऐप डॉट गेट। आपको याद हो मैंने एंड पॉइंट जो दिया था वो दिया था /API/data/save। तो मैं यहाँ पे यही कह रहा हूँ कि अगर एक पोस्ट रिक्वेस्ट आई API डेटा सेव पर, तो उसके आने पर ये कॉल बैक फंक्शन चलाइए। वो रिक्वेस्ट उसको आर्ग्यूमेंट के तौर पे दीजिए, और जो भी आप रिस्पॉन्स पास करेंगे वो सेकंड आर्ग्यूमेंट के तौर पे दीजिए। फिलहाल मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ। मैं बस एक चीज़ कर रहा हूँ कि अगर रिक्वेस्ट के साथ डेटा आया है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हो, डेटा इनकमिंग डेटा जो होता है वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में होता है। तो अगर रिक्वेस्ट के साथ डेटा आया है तो मैंने सिंपली कहा कि उस डेटा को प्रिंट कर दो। ठीक है, उस डेटा को प्रिंट कर दो, और फ्रंट एंड को ये बताने के लिए कि हाँ भाई सब सही है, रिटर्न कर दो पहले स्टेटस 201। 201 का मतलब हम कह रहे हैं कि डेटा डेटाबेस में सेव हो गया है, नया डेटा क्रिएट हो गया है, कुछ भी। स्टेटस दे दीजिए 201, और एक चाहे तो आप मैसेज पास कर दीजिए उसे कि डेटा सेव्ड, डेटा सेव्ड। अगर किसी कारणवश दिक्कत हुई, अगर रिक्वेस्ट बॉडी नहीं आई, तो मैंने कहा रिटर्न कर दीजिए रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। 500 का मतलब होता है सर्वर एरर, और आप उसे मैसेज भेज दें कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन सेविंग योर डेटा। हाँ जी, ये जो मैंने 10-15 लाइन लिखी, इनमें कोई समस्या है, कोई डाउट है, पूछ लो। सब चंगा सी। बढ़िया। Solutions. राजनंदिनी, आप रिएक्ट की क्लासेस में अटेंड करते थे क्या मेरी? आपका नाम इतना यस सर। ओके चलो, आपका नाम मुझे इतना फ्रीक्वेंट याद आ नहीं रहा था। ये 10-12 लाइनें समझ में आ रही हैं? यस सर। फैंटास्टिक। अच्छा, एक बार तो लोकल पे टेस्ट कर लेते हैं कि भाई चल भी रहा है कि नहीं। तो ब्राउज़र ओपन करता हूँ मैं। अच्छा, उससे पहले फ्रंट एंड पे थोड़ा सा काम बाकी है। फ्रंट एंड पे जो ऐप है, मैंने कहा था कि डेटा भेज दीजिए। चूंकि वहां से कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है, उस रिस्पॉन्स का तो कुछ किया ही नहीं मैंने, तो मैं यहाँ कह देता हूँ अगर रिस्पॉन्स का स्टेटस, चूंकि फ्रंट एंड बैक एंड से मैंने 201 भेजा है, अगर रिस्पॉन्स का स्टेटस 201 आया, तो आप कंसोल में प्रिंट कर दो रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, यानी कि डेटा सेव्ड लिखा हुआ था ना उसमें, वो। बस, अब चलते हैं ब्राउजर में, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। हाँ जतिन। सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि बैक एंड एंड फ्रंट एंड कनेक्ट कैसे हो गए। बैकएंड एंड फ्रंट एंड कनेक्ट ऐसे हुए, ब्राउजर में मैंने फ्रंट एंड में ये फॉर्म खोल रखा है। इस फॉर्म को जब मैं सबमिट करूंगा, तो इस बैकएंड को मैं डेटा भेजूंगा, लोकल होस्ट 8080 API डेटा से। तो फ्रंट एंड से डेटा ट्रैवल करेगा बैकएंड। बैकएंड पे मैंने ये कह रखा है कि अगर API डेटा सेव पे कोई डेटा आया, तो आप उसकी प्रोसेसिंग करिए। फिलहाल अपनी प्रोसेसिंग कंसोल लॉग है, और फिर जहां से आया था वहां पे ये मैसेज भेज दीजिए। तो फ्रंट एंड से इस तरीके से मतलब डेटा बैकएंड ट्रैवल करता है, और बैकएंड से तो जहां आया वहां अपने आप चला जाता है, वहां से वापस रिस्पॉन्स। बोलो। पोर्ट्स के थ्रू कनेक्ट हुए हैं, हाँ, पोर्ट्स के थ्रू कनेक्ट हुआ जो है, बिल्कुल। आपने पोर्ट्स दिए थे।
ओके ओके सर, थैंक यू। चलिए ट्राई करके देख लेते हैं। ज्योतिर्मय ज्योतिर्मय@ज्योति.com। लेट्स सी क्या आता है। एंड डेटा सेव्ड, यहाँ भी डेटा सेव लिखा आ रहा है। अगर आप बैकएंड में जाएंगे, अपने टर्मिनल ओपन करेंगे, तो देखिए वहां पे भी डेटा आ रहा है। वेरी गुड है। कोई डाउट? नो सर। नहीं तो चलो अब इसको डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं। देखो डिप्लॉय तो आप वर्सल पे भी कर सकते हो, डिप्लॉय आप रेंडर पे भी कर सकते हो। मैं रेंडर पे करूंगा, क्यों? क्योंकि उसमें सेटिंग्स वगैरह कुछ खास करनी नहीं पड़ती। वर्सल पे एक तो आपको वर्सल डॉट जेसन फाइल बनानी पड़ेगी, प्लस उसके बाद बैकएंड डालने के लिए सर्वरलेस फंक्शंस लिखने पड़ेंगे। मोटी बात है, थोड़े बहुत कोड करना पड़ेगा। रेंडर में कुछ नहीं करना पड़ता, तो रेंडर पे चलते हैं एक बार। इजी तो वर्सल पे भी है, बस एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी। नाम तो सुना ही होगा ना, रेंडर, मैंने दिखाया भी होगा शायद। नहीं तो आज देख लेना। यस। यस सर। render.com यही वेबसाइट है। गिटहब के थ्रू आप रजिस्टर कर लें, सबसे इजी तरीका। रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद डैशबोर्ड पे चले जाएंगे, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो गिटहब फ्रंट पे एंड। तो आपने अपलोड ही माउंटेन्स नहीं दिख किया रहे हैं सर। बस। ओ अच्छा, गिटहब पे अपलोड ही नहीं किया अपन ने, अरे थैंक यू। मुझे लगा मैंने कर दिया। चलिए गिटहब पे चलते हैं, पहले पहले गिटहब पे चलते हैं, नई रिपोजिटरी बना लेते हैं। फुल स्टैक ऐप ही सही, फुल स्टैक ऐप, ये बन गया। चलिए कॉपी पेस्ट तो आता ही है बचपन से अपने को। गिट बैश खोल लेते हैं, गिट इनिट, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन पेस्ट, गिट ब्रांच, गिट ऐड डॉट, गिट commit, let's say full stack app, and git push। बस यही है। अच्छा, पहला कमांड है ना, पहला पुश है, तो -u ओरिजिन मेन। डन है, बहुत बढ़िया। गिटअप पे जाएं, रिफ्रेश करें, अगर सब चंगा सी। अगेन मैं बता रहा हूं, मैंने एक रिपॉजिटरी में फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों डाले हैं। आप चाहें तो दो रिपॉजिटरीज, फ्रंट एंड की रिपॉजिटरी अलग, बैक एंड की रिपॉजिटरी अलग बना सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड ये ज्यादा रहता है, ज्यादातर लोग इसको फॉलो करते हैं। मैं भी आपको कहूंगा इसी को फॉलो कर लें, कोई नुकसान नहीं होगा। अब हम चलते हैं रेंडर पे। हाँ, आपने गिटअप पे चाहे फ्रंट एंड की अलग रिपो, बैक एंड की अलग रिपो बनाई हो कि नहीं बनाई हो, रेंडर पे दोनों को अलग अलग डिप्लॉय करते हैं। और हमेशा सबसे पहले बैक एंड पहले डिप्लॉय करो, फ्रंट एंड बाद में। पहले क्या डिप्लॉय करना है? बैकएंड। बैकएंड। चलिए बैकएंड डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय होता कहाँ से है? टॉप राइट पे दिखता है न्यू। बैकएंड डिप्लॉय होता है एज अ वेब सर्विस, फ्रंट एंड डिप्लॉय होगा एज अ स्टैटिक साइट। तो वेब सर्विस मैंने चुना। गिट रिपॉजिटरी, फुल स्टैक ऐप। चूंकि मेरा फ्रंट एंड बैक एंड एक ही रिपो के अंदर है, उसके लिए थोड़ा नीचे आऊंगा, रूट डायरेक्टरी आपको दिखता है। अगर आपने दो अलग अलग गिटहब रिपॉजिटरी डाली है, तो आपको इसमें कुछ नहीं लिखना है, जैसे मैंने किया था ऐसे फ्रंट एंड बैक एंड एक ही रिपॉजिटरी में। तो अब रूट डायरेक्टरी में मुझे बैकएंड वाली रिपॉजिटरी का नाम, फोल्डर का नाम जो कि बैक है, वो डालना पड़ेगा। चलो कहीं भी कर दो, कोई इशू नहीं। यहां मैंने डाला बैक। बिल्ड कमांड में हम यान तो इंस्टॉल करते ही नहीं है, बिल्ड कमांड में आएगा npm इंस्टॉल। स्टार्ट कमांड में आएगा नोड इंडेक्स जेएस। रट्टा मार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। बिल्ड कमांड रहेगी ये, स्टार्ट कमांड रहेगी ये, फॉर वेब सर्विस। यहाँ पे नोड मोड नहीं लिख सकते? नहीं 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 नहीं, नोडमॉन एक डेव डिपेंडेंसी है, ध्यान रखना। ओके डेवलपमेंट के ओके। समय काम आती है, प्रोडक्शन में नहीं। यही फर्क होता है डेव डिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी में। ऑब्वियसली अब 150 रुपया तो कौन देगा, फोकट पे क्लिक किया। हाँ अब थोड़ा नीचे आओ।
एनवायरमेंट वेरिएबल, और हमने एनवायरमेंट वेरिएबल बनाए थे, है ना। बैकएंड में देखते हैं मैंने क्या एनवायरमेंट वेरिएबल बनाए थे। बैकएंड में दो एनवायरमेंट वेरिएबल। चलिए, फ्रंट एंड यूआरएल कॉपी पेस्ट तो आता ही है अपने को। फिलहाल के लिए मैं यही वैल्यू HTTP लोकल होस्ट 5173 डाल रहा हूं, हालांकि बाद में इसको चेंज करूंगा। यही डाल दी मैंने अभी तो। एक और बनाया, वो था पोर्ट, वैल्यू डाली थी 8080 8080। दो एनवायरमेंट वेरिएबल डाले बस। तो मेन सेटिंग्स फिर से बता देता हूं। हमने चेंज किया था वो था रूट डायरेक्टरी, बिल्ड कमांड, स्टार्ट कमांड। फिर हमने डाला एनवायरमेंट वेरिएबल्स, और अब मैं करने जा रहा हूं डिप्लॉय। ये आपकी ये आपका बैकएंड डिप्लॉय हो रहा है। हाँ, फर्स्ट टाइम जब बैकएंड डिप्लॉय करोगे 60 सेकंड भी लग सकती है, 90 सेकंड भी लग सकती है, घबराने की कोई बात नहीं। लेट इट डिप्लॉय होता रहेगा। आजा भाई, कुछ तो आजा 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 आजा। चलो कोई नहीं, होता रहेगा, इसको होने दीजिए। एसिंक्रोनस टास्क है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स ट्राई एंड डिप्लॉय द फ्रंट एंड। अच्छा, उससे पहले बैकएंड जब डिप्लॉय हो जाएगा तो वो इस यूआरएल पे चलेगा। यूआरएल दिखता है, मैं इस यूआरएल को कॉपी कर रहा हूं। नोटपैड मैं ओपन कर रहा हूं, एक बार शेयर भी कर देता हूं। नोटपैड में मैंने रख लिया बैकएंड का यूआरएल। अभी काम आएगा ये अपने। बिल्ड सक्सेसफुल हो गया, अभी थोड़ी देर में डिप्लॉय भी हो जाएगा। होने दो, इस पे आपको रुके रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलते हैं डिप्लॉय करते हैं फ्रंट एंड, जो कि बनेगा क्या, बताओ क्या बताया था मैंने। स्टैटिक साइट। फ्रंट स्टैटिक एंड Static. चलेगा स्टैटिक साइट, फुल स्टैक ऐप रिपोजिटरी, ब्रांच मेन, रूट डायरेक्टरी यहाँ पे फ्रंट आएगी। बिल्ड कमांड यहाँ पे आएगा ये वाला, npm इंस्टॉल npm रन बिल्ड। और पब्लिश डायरेक्टरी में डिस्ट, शॉर्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। रट्टा मार लो इसका या स्क्रीनशॉट ले लो, वरना बहुत सारी एरर इसी चीज की आती। रूट डायरेक्टरी है ये, बिल्ड कमांड है ये, पब्लिश डायरेक्टरी है ये। एनवायरमेंट वेरिएबल चूंकि हमने फ्रंट एंड पे भी यूज किए थे, नीचे आते हैं, देखते हैं क्या यूज किए थे हमने। फ्रंट एंड का जो एनवायरमेंट वेरिएबल है ये, अच्छा एक ही था, कॉपी किया, वीट बैकएंड यूआरएल। फिलहाल लोकल होस्ट वाला यूआरएल ही मैं डाल रहा हूं, यानी कि ये लोकल होस्ट 8080। ये भी बाद में आके चेंज होगा। और अच्छा, बैकएंड का यूआरएल है अपने पास, रिमेंबर बैकएंड का यूआरएल है, तो चलो वही डाल रहा हूँ। ये वाला जो यूआरएल जो मैंने नोटपैड में लिख के रखा था, अब मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ। ये बात समझ रहे हैं। फ्रंट एंड को बता रहा हूं कि यस सर। बैक एंड यहां स्टोर्ड है, यानी यस कि सर। रेंडर वाला फ्रंट एंड इस बैक एंड पे डेटा भेजेगा। बस इतना ही था, डिप्लॉय कर देते हैं। जैसे ही आप डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे, ये देखिए फ्रंट एंड के लिए भी एक यूआरएल मिल गया है। इसको भी कॉपी कर लो, इसको भी अपने नोटपैड में रख लो। फ्रंट एंड ये है, ये भी फटाफट डिप्लॉय हो जाएगा। बैकएंड भी हो रहा है। होने दो इसको, रुके रुके रहने की कोई खास जरूरत नहीं है। ये जो रेंडर का साइन होता है, इस पर अगर क्लिक करूं मैं, ये देखिए, ये मेरा बैकएंड डिप्लॉय हो रहा है, ये मेरा फ्रंट एंड डिप्लॉय हो रहा है। फ्रंट एंड में ऑलरेडी सही यूआरएल मैंने डाल दिया है, बैकएंड में अभी भी लोकल होस्ट वाला यूआरएल है फ्रंट एंड का। तो बैकएंड पे चलता हूं, लेफ्ट साइड में आप देखोगे एनवायरमेंट दिख रहा है, क्लिक किया, फ्रंट एंड यूआरएल। फिलहाल क्या डाला हुआ है, लोकल होस्ट। एडिट पे क्लिक किया, बिकॉज अब मेरे पास है यूआरएल फ्रंट एंड का। उठाया और चिपकाया, फिर सेव रीबिल्ड डिप्लॉय पे क्लिक किया एंड डन। जब ये दोनों डिप्लॉइंग से डिप्लॉयड हो जाएं, अच्छा बैकएंड तो हो भी गया है, फ्रंट एंड हो रहा है।
जब ये दोनों डिप्लॉयड हो जाएंगे तो ये फ्रंट एंड वाला जो यूआरएल है ये आप ब्राउजर में डालेंगे, यहां से डेटा भेजेंगे, तो वो डेटा आपको आपके बैकएंड में दिखाई देगा। अच्छा, डेटा कहाँ दिखाई देगा वो बता देता हूं। डेटा ये जो बैकएंड है, ये जो नोड वाला है, इसमें अगर आप जाओगे, लेफ्ट में ये लॉग्स दिखता है, लॉग्स पे क्लिक करोगे, तो जब आप वो डेटा यहां से भेजोगे ना, वो डेटा आपको यहां पे दिखाई देगा। सवाल है तो पूछो। ज्यादा हो गया क्या? नहीं सर, कौन सा वाला डेटा दिखाई देगा जो हम लोग ने इनपुट किया है वो, या सिर्फ मैसेज? यस यस। तो कंटेंट में डालेंगे। फ्रंट एंड में जो यहाँ नाम डालोगे, मैं अगर ये डालता हूं तो रोहित जैन, rohit@fullstackllearning.com, ये डेटा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जो VS कोड के टर्मिनल में जो मुझे दिखाई दे रहा था, वही डेटा आपको यहाँ दिखाई देगा। चलो कोशिश ही करता हूँ ना, सब दोनों डिप्लॉय हो ही गए मेरे हिसाब से। चलो कोशिश करते हैं। कोर्स की एरर आनी नहीं चाहिए। रिफ्यूज टू CSS, हाँ CSS से कोई लेना देना नहीं है हमें, ठीक है, कोई इशू नहीं। चलिए लेट्स सी। डेटा सेव्ड, और अगर मैं बैकएंड में जाऊं, डेटा आया नहीं। लेट्स सी। ओ ये दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। बधाई हो, ये आपने अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया। जाइए, बनाइए, डिप्लॉय करिए। नहीं होता है तो मुझे बताइए।